नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास में वेलकम है। और अपना आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा रासायनिक बलगतिकी। और एक चैप्टर है उसके अंदर एक तो जो है अभिक्रिया वेग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके साथ जैसे अभिक्रिया वेग है तो फिर उसके साथ ही अपन एक चीज़ पढ़ना चाहेंगे, वेग व्यंजक, वेग समीकरण। और उसमें जो है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। और एक उसमें जो है एक और चीज़ चलती है साथ में, अभिक्रिया की कोटि, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन दो तीन बातों के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, साथ में वेग स्थिरांक की बात भी होगी। तो देखो करेंगे क्या, देखो सबसे पहली चीज़ है कि हम एक रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, उसमें एक तो चलता है वेग, आप कह सकते हो अभिक्रिया वेग, सही, अभिक्रिया वेग या फिर उसे दर कह दो, सही बात है। और इसको देखो समझने के लिए देखो एक बात समझो, कैसे क्या समझोगे। जैसे मैंने कहा बच्चों, R से P, है ना, R टू P एक रिएक्शन है, अभिक्रिया है, जिसमें ये R तो क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और P क्या है, प्रोडक्ट है। और देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक बात तो निश्चित है कि शुरुआत में अगर आप देखोगे कि कौन कौन सी चीज़ रहेगी अपने पास, केवल अभिकारक रहेगा। कौन सी चीज़ रहेगी, अभिकारक रहेगा। और अभिकारक की सांद्रता सबसे ज़्यादा रहेगी शुरू में, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा तो प्रोडक्ट की मात्रा तो बढ़ती जाएगी और अभिकारक की जो सांद्रता है या मात्रा है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम कह सकते हैं कि जो समय है, समय के साथ जो R है, रिएक्टेंट है, वो तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा या उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। जबकि प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा या उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। क्लियर, ये चीज़ एक जनरल अपने माइंड में रहनी चाहिए, तभी जाके ये बात समझ में आती है। और देखो इसके लिए फिर कोई अभिक्रिया वेग की बात करता है सीधा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं। आपका रिएक्टेंट जो है, अभिकारक है, उसकी सांद्रता में क्या रही, लगातार कमी आ रही है, और प्रोडक्ट की सांद्रता में लगातार क्या आ रही है, वृद्धि हो रही है, सही है। तो किसी अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया वेग है या जो दर है, उसको आप कैसे लिख पाओगे, आप सिंपल सी बात करो, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्यों कह रहा हूँ, दोनों चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि माइनस तो बताएगा कि अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ क्या आ रही है, कमी, और प्लस का चिन्ह बताता है कि समय के साथ जो उत्पाद की सांद्रता होती है उसमें वृद्धि। तो यहाँ पर एक तो चीज़ है सांद्रता, ठीक है, सांद्रता परिवर्तन, और दूसरी चीज़ है समय, या यूँ कह सकते हैं अपन कि अभिकारक अथवा उत्पादों की जो सांद्रता है, वो सांद्रता परिवर्तन में जो लगा समय है उसे अपन क्या बोलते हैं, अभिक्रिया वेग बोलते हैं। और इसी चीज़ को बच्चा कह सकता है कि डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, इतनी सी बात वो कर सकता है अभिक्रिया वेग के लिए। और देखो डेल्टा C वही सांद्रता परिवर्तन कह दो ना, यहाँ ऊपर आप लोग सांद्रता परिवर्तन की बात करो, नीचे समय अंतराल या समय कह दो, समय अंतराल, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में अपन कह सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T। तो ऊपर कौन है, सांद्रता, और नीचे क्या है, समय। तो जब अभिकारकों के केस में अपन लिखना चाहें, कोई कहे अभिकारकों अभिकारकों के विलुप्त होने की दर या वेग, विलुप्त होने की दर, तो क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस डेल्टा C, और जो अभिकारक है तो उसकी जगह सांद्रता परिवर्तन में आप R को ले लो और नीचे क्या कर दो, डेल्टा T, ये माइनस आ जाएगा। ऐसे ही उत्पादों के बनना पड़ेगा उत्पादों को, तो और बनने की दर कहनी पड़ेगी। और चूँकि ये जो है उत्पाद समय के साथ क्या हो रहे हैं, लगातार बढ़ेंगे, इस वजह से यहाँ प्लस का साइन लगेगा। तो ये जो माइनस और प्लस है ना, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना कि इसमें क्या है, माइनस का चिन्ह तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी है और प्लस का चिन्ह उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि है, और क्या है, तो यहाँ पे मैं डेल्टा P की सांद्रता पूर्ण डेल्टा T कह सकता हूँ। और ये दोनों चीज़ें वैसे बराबर हैं, क्योंकि विलुप्त
जैसे जैसे उत्पाद विलुप्त होंगे वैसे वैसे अभिकारक जैसे जैसे विलुप्त होंगे, कम होंगे, वैसे वैसे उत्पाद क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, बनने की दर जो है। तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि जो अभिकारक है उसके विलुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर दोनों इक्वल होंगी। तो माइनस डेल आर की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे हम कह सकते हैं भाई इसमें अभिकारकों की सांद्रता, यानी इसमें क्या होगी, विलुप्त होने की दर हो जाएगी और ये उत्पादों के बनने की दर इक्वल हो जाएगी। और इन चीज़ों को देखो, अगर अपन लिखना चाहते हैं, मान लो कोई रिएक्शन दे दे अपने को, मैंने कहा मेरे पास है N2 + 3H2 और इससे क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो इसके लिए हम जो है अभिक्रिया वेग लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए देखो क्या करोगे, अभिक्रिया वेग लिखने के लिए देखो सबसे पहली चीज़, दो अभिकारक हैं, एक उत्पाद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में माइनस करना पड़ेगा। माइनस से N2 डेल्टा N2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, ये भी आपका क्या है, अभिकारक है, कमी होगी, तो यहाँ पे माइनस से 1/3। देखो इसको लिखने का तरीका होता है, जो गुणांक है उसको आप जो है नीचे हर में ले जाओगे 1/3, और वही डेल्टा H2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, ये आपका अमोनिया है, इसके बनने की दर होगी, इक्वल करना पड़ेगा, प्लस है कितना 1/2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और ये NH3 की सांद्रता परिवर्तन बटा डेल्टा T। तो ये अभिक्रिया वेग के लिए आप व्यंजक लिख सकते हो। किसी रासायनिक समीकरण अगर दी जाती है, ये पूछा जाता है बोर्ड में कई बार, अगर ये रासायनिक समीकरण दी जाती है तो उसके हिसाब से अभिक्रिया वेग को लिखा जा सकता है। और ये जैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में भी ये चीज़ यूज़फुल है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से आपको अमोनिया के बनने की दर दे दी, इसने क्या कहा मैंने, यहाँ अमोनिया के बनने की दर दे दी, तो अब मान लो एक चीज़ दे दी, तो फिर वो पूछता है कि नाइट्रोजन के बनने की दर याद करो, तो क्या करोगे आप, यहाँ से उठाओ, ये रहा ये N2 और ये अमोनिया, इनको दोनों को इक्वल कर दो, मामला सेट हो जाएगा। क्या चाहिए वो मिल जाएगा आपको, N2 डेल्टा N2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। ये निकालने के लिए क्या करोगे, ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये वैल्यू वहाँ रख देना, 1/2 है, तो 1/2 आपका जो भी है कैलकुलेट करोगे तो उस हिसाब से हो जाएगा सेट। तो ये एक तरीका होता है यहाँ पे। और साथ में देखो कुछ ग्राफिकल अगर अपन बात करें, तो एक तो अभिकारकों की सांद्रता मैं ले ली, अभिकारक की सांद्रता, यहाँ अभिकारक की ये सांद्रता, और इस अक्ष पे ले लिया बच्चों समय T। इन दोनों में ग्राफ की बात करो तो वो तो दिखता है सब, एक कॉमन चीज़ है ना, जनरल अपना एक सेंस है, सादा सेंस। कैसे कि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, कम होती है, तो कम होती है तो ग्राफ ये सही है ना, ये हटा दो। और क्या चाहिए सर, हमें उत्पाद की सांद्रता और समय में चाहिए, तो उत्पाद की सांद्रता और समय में मिल जाएगा। समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है क्या, बिल्कुल होती है, तो ये ग्राफ इसके लिए आ जाएगा, उत्पाद की सांद्रता और समय में। अभिक्रिया वेग और समय के लिए अगर आप चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, अभिक्रिया वेग और समय के लिए जो ग्राफ मिलेगा, क्योंकि समय के साथ अभिक्रिया का वेग कम होगा, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है, इस वजह से यहाँ भी ऐसा ग्राफ जो यहाँ अभिकारकों के लिए, तो ये अभिक्रिया वेग के लिए है, क्योंकि समय के साथ क्या होगा, ये वेग है और इधर क्या ले लिया, समय। ये तीन ग्राफ जो एक जनरल आपके ग्राफ हैं वो आप याद रख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि समय के साथ। और देखो ये सब कैलकुलेशन, ये जो आपको जो ये दिख रहे हैं फॉर्मूले वगैरह दिख रहे हैं सब, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक प्रकार का जो अपना सेंस है उससे हमने डेवलप किया है, इसमें कोई रट्टाफिकेशन वाला मामला है भी नहीं ज़्यादा। तो जो चीज़ें होती हैं वो दिख रही हैं। और सबसे पहली चीज़ यहाँ से स्टार्ट करी थी अपन ने कि देखो भैया, अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ कम होगी और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। अरे भैया कोई भी रिएक्शन होती है कोई भी रिएक्शन होगी, तो जो चीज़ आपने डाली है उससे कोई नई चीज़ बनेगी, तो जो डाली है वो चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और नई चीज़ जो बन रही है वो लगातार समय के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। शुरुआत में मानते हैं यार 0 है, लेकिन 0 से वो 1 2 3 4 5 और इधर आपने 100 डाला है ना, उसकी कंसंट्रेशन मान लो जो भी है 100 है, 100 मोलिक्यूल्स हैं, तो समय के साथ क्या होगा, एक एक मोलिक्यूल इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो हो सकता है 100 से 99 हो गए, 98 हो गए, 90 हो गए, 80 हो गए, 70 हो गए, तो क्या होंगे, कम होंगे। तो इस चीज़ को अपन कह रहे हैं कम होना, तो वेग भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि होता क्या है, अभिकारकों की सांद्रता कम होगी तो टक्कर वगैरह कम होगी एक दूसरे को, तो इस वजह से क्या होगा, जो है अभिक्रिया का जो है वेग भी क्या हो जाएगा, कम। जनरल बात अपन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें तो देखो एक बात ये कर सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया वेग होता है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं।
अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? ठीक है, और ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ये 12th क्लास में रासायनिक बलगतिकी का टॉपिक है, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक। अच्छा, इसके साथ ही अब इफेक्ट, प्रभावित करने वाले कारक किसको? अभिक्रिया वेग को। और देखो इसमें क्या है, प्रभावित करने वाले कारकों में बस जनरल अपनी सोच काम करती है। प्रभावित करने वाले कारक, गंदा गंदा लिख रहा हूँ मैं, करने वाले कारक। देखो एक तो होता है देखो आपकी सांद्रता, और वो किसकी सांद्रता? अभिकारकों की सांद्रता। क्लियर है बात? अभिकारकों की सांद्रता। आप हमेशा कहते हैं ना कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी आएगी तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। अगर अभिकारकों की सांद्रता बच्चों कम हुई है तो वेग अपने आप ही कम हो जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, और वही चीज़ है क्योंकि उसमें जैसे मान लो कोई भी अब वेग होता है तो वेग समानुपाती होता है। जैसे मैंने कह दिया एक रिएक्शन A + B और ये कोई प्रोडक्ट बना रही है आपका जो भी है C प्रोडक्ट बना रही है, तो अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करेगी A की सांद्रता और B की सांद्रता। एक द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग इसे देखा जाता है। तो वेग आपका डिपेंड करता है अभिकारकों की सांद्रता की गुणनफल की, अपने आप दिखेगी ये चीज़। और भी कुछ चीज़ें हैं, टेम्परेचर भी इसको इफेक्ट करता है, तापमान, टेम्परेचर। तो सिंपल सा है, टेम्परेचर बढ़ाओ। अगर कोई मान लो टेम्परेचर को 10% बढ़ाता है, या यूँ कह दे अपन कि टेम्परेचर को, हाँ ठीक है, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया किसी ने, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? 2 से 3 गुना हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। एक चीज़ आप उत्प्रेरक ध्यान रखो बच्चों, उत्प्रेरक है ना, कैटालिस्ट का क्या रोल है। तो उत्प्रेरक की वजह से भी जो है, अगर उत्प्रेरक है अभिक्रिया में तो उसका वेग क्या हो जाता है? बढ़ता है, जिसका एक रीजन रहता है सक्रियण ऊर्जा। क्या रहता है? सक्रियण ऊर्जा। क्योंकि उत्प्रेरक हमेशा सक्रियण ऊर्जा में क्या करता है? कमी। जो एक लेवल होता है ना एनर्जी का लेवल, जिसको अभिकारक के अणु जो है क्रॉस कर दे, वो उसे अपन सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा कम होगी और अपने आप अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन सक्रियण ऊर्जा को कम करने वाले कौन है? उत्प्रेरक है। बढ़िया चीज़ है, इसका जो है सवाल पूछा जाता है। और भी हैं, जैसे कई चीज़ें होती हैं, सतही क्षेत्रफल है ना, सतही क्षेत्रफल, ये भी अच्छी चीज़ है। कभी भी आप लोग अगर अभिकारकों को लेते हो, ठीक है, अभिकारकों को या उत्प्रेरक को, इनको लेते हो जो भी रिएक्शन में काम आते हैं सतही क्षेत्रफल के लिए बता रहा हूँ, ये सतही क्षेत्रफल, तो जो भी चीज़ें काम आती हैं उनको कभी भी आप ऐसे मोटे मोटे कणों के रूप में मान लो, है ना। उनको क्या करना पड़ेगा? चूर्णित करना पड़ेगा, चूर्णित अवस्था में लेना पड़ेगा, चूरा बना के काम में ले। वो जितना ज़्यादा चूरा बना के काम में ले, वो चूर्ण बना के काम में लेोगे, रिएक्शन की रेट उतनी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और भी है, जैसे एक विकिरण का प्रभाव भी चलता है कि रेडिएशन का प्रभाव भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। कुछ रिएक्शन होती हैं, जैसे एक रिएक्शन होती है H2Cl2, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है H2Cl2 और इसे 2HCl बनता है। तो ये आपकी hν प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, और जितना ज़्यादा इस पर रेडिएशन, क्योंकि ये प्रकाश विकिरण, जितनी ज़्यादा इसमें विकिरण रहता है, प्रकाश रहता है ना, उसके अनुसार रिएक्शन की रेट क्या होती है? ज़्यादा होती है। और अगर अंधेरे में रिएक्शन कराओगे तो अंधेरे में रिएक्शन नहीं होगी, लाइट चाहिए इसमें, है ना। तो ये एक विकिरण का प्रभाव भी इसमें देखा जाता है। क्लियर? ये एक सिंपल अपन बात कर ली अपन ने कि अभिक्रिया वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दूसरी चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं, एक और चीज़ आती है जिसे बोलते हैं बच्चों वेग व्यंजक। क्या बोलते हैं? वेग व्यंजक। ठीक है, वेग व्यंजक या दर नियतांक भी, एक मिनट, दर व्यंजक भी कह सकते हो, और कुछ लोग इसे वेग समीकरण के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा बच्चों में? वेग समीकरण। कौन सी समीकरण है? वेग समीकरण। वेग व्यंजक, दर व्यंजक, वेग समीकरण, ये सब इनके नाम हैं। और देखो क्या है, वैसे ज़्यादा देखो है नहीं इसमें, है करना क्या है अपने को, जैसे मान लो अपने को कोई रिएक्शन दे दी है, उसमें कहा है कि जैसे ये A+ से, है ना, ये B, और इससे बन रहा है C+ से D, ऐसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ये सब अभिकारक हैं आपके,
तो उसमें वेग व्यंजक के अनुसार क्या होता है, जो अभिक्रिया वेग होता है, अभी पढ़ा अपन ने, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो आपका डिपेंड करता है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के, है ना। अभिकारकों की जो सांद्रता के जो पद होते हैं, जैसे A है और ये B है, ऐसे इनकी सांद्रता पे, और जो भी इसमें घातांक भी यूज होते हैं, क्योंकि ये वेग समीकरण एक प्रायोगिक मान होता है। जैसे मैंने कह दिया यहाँ x है, यहाँ y है, ऐसे। तो कई बार क्या है, ये x व y जो हैं, ये दोनों x व y A व B के बराबर या अलग अलग हो सकते हैं। भाई देखो, ये चीज़ ध्यान रखने की है, अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ x और y जो मैंने लिखा वो A और B हो, B है यहाँ, है ना, A और B। तो ये ज़रूरी नहीं क्योंकि ये बराबर हो नहीं भी हो, ये सब चीज़ें चलेंगी। तो इसमें अपने को ये देखना है कि ये चीज़ क्या है, और इसको पूरा करने के लिए देखो, अभिक्रिया वेग समानुपाती के स्थिरांक को हटाने के लिए समानुपाती स्थिरांक कोई ना कोई आएगा, और वो एक प्रकार से आपका वेग स्थिरांक आएगा कि A की सांद्रता की पावर x से B की सांद्रता की पावर क्या हो जाएगा, y। तो ये अभिक्रिया वेग के लिए एक प्रकार से एक समीकरण आई। इसी समीकरण को बच्चों आप कह सकते हो वेग व्यंजक। दिख तो रहा है ना, सही है ना, वेग व्यंजक है ये। और देखो इसमें बहुत आसान चीज़ है, अभिक्रिया वेग है। अगर आपको इसको जो है एक ताक्षणिक वेग की फॉर्म में लिखना चाहते हो या अवकलित वेग समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो मैं इस पर ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस है dr/dt इज इक्वल टू के A की सांद्रता की पावर x से और B की सांद्रता की पावर y, ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन इसमें देखो स्पेशल बात क्या है, ये जो दोनों घातांक है ना, x और y, पता है ये क्या चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। x से और जो y है ना, अगर मैं इनको कह दूं कि ये दोनों मिलाकर n है, x और y को क्या कह दूं मैं, n कह दूं। क्लियर ये बात, दोनों को मिलाकर क्या कह रहा हूं मैं, n कह रहा हूं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मिलाकर है, इसे कहना पड़ेगा अभिक्रिया की कोटि। क्या कहा मैंने, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये इसका, अभिक्रिया की कोटि चैप्टर का। तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो ये आपका क्या है, वेग व्यंजक है, और ये अवकलित वेग समीकरण या वेग व्यंजक बोला जा सकता है। क्लियर। तो ये जो घातांक है, और ये आपका वेग स्थिरांक के क्या है, वेग स्थिरांक है, स्थिरांक है ना, वेग कांस्टेंट है, वेग नियतांक है, इसे बोला जा सकता है। और इसके बाद में जो अपना पॉइंट रहता है वो रहता है वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक को अगर कोई डिफाइन करना चाहता है, वेग स्थिरांक होता क्या है, तो बहुत ही आसान चीज़ होती है कि जब आपके अभिकारकों की सांद्रता एक इकाई सांद्रता हो, बात को समझना, इसी समीकरण से अभिकारकों की सांद्रता इकाई सांद्रता होती है ना, एकांक सांद्रता होती है, 1 m ऐसे दोनों की। तो यहाँ ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वही क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। ये इतनी सी इसकी परिभाषा है, आसान सी, ठीक है। तो ये वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक के लिए भी अपन बात कर सकते हैं। देखो कर ही लेते हैं अपन, देखो थोड़ा मार्कर में शाही डाल देते हैं। देखो हाँ, तो एक तो अपनी बात जो हुई वो वेग व्यंजक की बात हो चुकी है अपनी, और वो वेग व्यंजक जो है वो यूँ आया है कि किसी भी अभिक्रिया वेग या जो दर होती है वो इक्वल होती है के, और यहाँ पे वो था अपने पास A की सांद्रता की पावर x से और B की सांद्रता की पावर y, जहाँ x से प्लस y इज इक्वल टू है n, और इसे अपन कह सकते हैं अभिक्रिया की कोटि। सही है ना, अभिक्रिया की कोटि अच्छी चीज़ है, देखो यहाँ समझने की चीज़ है, ये है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है भाई।
वेग दर। दूसरी चीज़ अपने सामने आ रही है कि ये जो वेग स्थिरांक या जो वेग नियतांक है वो क्या चीज़ होती है, कि इसकी बात हम करना चाह रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जो अभिकारक हैं, अभिकारकों की इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया वेग, इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया वेग ही क्या है, के, या वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। सही है काम, ऐसे इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि वेग स्थिरांक का मतलब क्या है। तो वहाँ वही चीज़ है, देखो ये आपके सामने, अगर जैसे मान लो उस इक्वेशन से मैं देखूं कि अगर मैं ये कह दूं कि ए की सांद्रता की पावर x इज इक्वल टू 1 m और ऐसे बी की सांद्रता की पावर y इज इक्वल टू 1 m है, तो बच्चों निश्चित रूप से वेग या जो दर है उसके लिए ये इक्वेशन नहीं बन रही है क्या, के वाली। तो सिंपल चीज़ है बिल्कुल ही, अगर यहाँ अभिकारकों की सांद्रता को इकाई सांद्रता लेते हैं तो वेग आपका किसके बराबर हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग के बराबर। ठीक है, और वहाँ से अभिक्रिया वेग के लिए देखो एक मैंने आपको इसकी जो यूनिट थी वो नहीं बताई वहाँ, तो यूनिट का ध्यान रखना, क्योंकि वेग के लिए आप सांद्रता बटा समय करते हो क्या, वेग के लिए क्या करते हो, सांद्रता बटा समय। सांद्रता को किस में डालते हो, मोल पर लीटर में, और समय को किस में डालते हो, सेकंड में, ऐसा यूनिट। तो पता हो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ऐसे करूँगा, मोल लीटर इनवर्स और आपका सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी वेग, अभिक्रिया वेग के लिए। अब यहाँ से आते हैं अपन बात को करते हैं, ये एक अभी वेग स्थिरांक की बात होगी। अब अगला इसमें जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा कि जो वेग स्थिरांक की जो इकाइयाँ हैं, है ना, अलग अलग कोटियों के लिए वेग स्थिरांक की इकाइयों की बात हम करना चाहते हैं। तो ये बात करें उससे पहले कुछ चीज़ें समझनी तो खैर हैं ही। हम बात कर रहे हैं वेग स्थिरांक की इकाइयाँ, यूनिट्स, है ना, और वो अलग अलग प्रकार की कोटि होंगी, क्योंकि अपने पास देखो ये जो वेग आया या दर आई उसमें हमने क्या लिखा है, के, ए की सांद्रता की पावर x से और b की सांद्रता की पावर y लिखा है। यदि मैं कह दूं कि भाई देखो n इज इक्वल टू है आपका, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो यहाँ से n का मतलब है x प्लस वाई, x प्लस वाई को मिलाता हूँ तो ये क्या बनती है, अभिक्रिया की कोटि बनती है। क्या बनती है, अभिक्रिया की कोटि, और दोनों सांद्रता यही है, सांद्रता ही है। तो क्या हम यहाँ से अगर के हिसाब से बात करूँ मैं, वास्तव में देखो दर का मतलब क्या आया, इसका मतलब आया के वेग स्थिरांक है, सही बात। और ये सांद्रता, यस सर सांद्रता बिल्कुल, और ये भी क्या है, सांद्रता अगले भी, यस सर ये भी सांद्रता है, क्लियर बिल्कुल सही, सांद्रता सही, दोनों ही सांद्रता है। और अगर सांद्रता की पावर में यहाँ पे क्या कर दूँ, n कर दूँ दोनों का, और चलो सांद्रता को आप एक काम करो इसमें, क्योंकि एक बात वही है, दूसरी चीज़, हाँ सांद्रता को अपन ने एक जगह काउंट करके और इसके ऊपर लिख लिया n, ठीक है, ऐसे ये चीज़ देखो ध्यान से, सही। दर के लिए क्या, पर एक बार एक काम करो, के का निकालो आप इसमें, के इज इक्वल टू क्या हुआ, दर बटा सांद्रता की घात कितना आया बच्चों, n आया। बेटा दर या जो वेग होता है ना, वेग उसकी भी यूनिट होती है। उस वेग या दर के लिए आप लोग पहले इसका काम करो, ये रखो आप, सांद्रता बटा समय, क्या रखा आपने, सांद्रता बटा समय, और साथ में एक चीज़ और है, ये रही सांद्रता की घात या पावर में कितना है, n है। तो ये के लिए, तो ये जो के है, के, इसके लिए हम यूनिट निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। के लिए क्या कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं अलग अलग कोटि के लिए, क्योंकि यहाँ n बदलेगा तो कोटि बदलेगी, क्योंकि ये अभिक्रिया की कोटि होती है। और अभिक्रिया की कोटि आपकी जैसे 0 है, 1 है, 2 है, ये अपन पढ़ते हैं, 3 भी होती है, पर मेनली 0 और 1 अपने सिलेबस में है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन 0, 1 और 2 दोनों कोटियों के लिए अपन जो है यहाँ पे वेग स्थिरांक की जो है इकाइयाँ निकाल सकते हैं।
तो बच्चों इसका देखो रिजल्टेंट क्या मिला अपने को, K इज इक्वल टू क्या ही सांद्रता ऊपर है, देखो सांद्रता दो जगह है, सांद्रता ऊपर भी है और सांद्रता नीचे भी है। तो इसका एक काम करो, इसको एक जगह लिखने का क्या तरीका रहेगा आपका, सांद्रता और 1 माइनस n इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये n सांद्रता की पावर n क्या है, नीचे है। जब आप उसको ऊपर की तरफ लाओगे तो ये इन्वर्स हो जाएगी और इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ से। क्लियर है ये बात, सांद्रता की पावर 1 माइनस n, नीचे क्या रह गया, समय। सही बात है। अब अपने को करना क्या है, कुछ नहीं करना, अपने को तो केवल n को बदल बदल के देखना है। और एक चीज़ इसमें लिख सकते हो, क्योंकि सांद्रता किस में होती है, मोल पर लीटर में होती है ना, मोल प्रति लीटर, और समय किस में होता है, सेकंड में। ये वाली कहानी चिपका दो आप तो, मोल पर लीटर और इसमें 1 माइनस n की कहानी लागू। सही है, जो भी जैसे भी। अब एक एक अभिक्रिया की कोटि के लिए बात कर सकते हो ना बच्चों आप, देखो कैसे करोगे, ये समझ के चीज़ों को किया जा सकता है, सभी चीज़ों। देख नंबर एक चीज़, यदि n इज इक्वल टू 0 बोले तो शून्य कोटि रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, शून्य कोटि की रिएक्शन, शून्य कोटि की रिएक्शन। तो n बराबर 0 है, आ जाओ यहाँ से, k इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मोल प्रति लीटर, और आप इसमें पावर में 1 माइनस 0 करोगे, बटे कितना है, सेकंड। यही तो है कहानी, बताओ देखे क्या मिल जाएगा, मोल 1 में 0 गया तो कितना, कुछ नहीं, 1 है। इसका मतलब आया मोल, लीटर तो नीचे की तरफ जाता तो क्या हो गया, लीटर इनवर्स, और सेकंड क्या है, सेकंड इनवर्स। ये लो क्या बात है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो गया इसका। ठीक, ऐसे। और देखो आगे की बात और सुनाओ, क्या करोगे, लिख दिया वैसे के वैसे। तो इसकी यूनिट आ गई, शून्य कोटि की रिएक्शन के लिए अगर वेग स्थिरांक की इकाई की चाहिए थी तो वेग स्थिरांक की इकाई आ गई। तो 2 नंबर, अगर n इज इक्वल टू 1 हो, ये प्रथम कोटि रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, प्रथम कोटि रिएक्शन, प्रथम कोटि रिएक्शन। देखो क्या करोगे, n की वैल्यू k इज इक्वल टू मोल प्रति लीटर, और इसमें क्या करो, 1 माइनस n था ना यहाँ, तो 1 के हिसाब से क्या करोगे, 1 करोगे ना बच्चों, और नीचे क्या सेकंड है, बहुत आसान चीज़ है। तो क्या रिजल्ट आया, देखो देखिए यहाँ पे इसका आया मोल, ये तो हट गया ना, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो कम 0 बन गया। तो किसी की भी पावर 0 लगाते हो तो वैल्यू 1 आती है, तो क्या बन गया, ये तो मामला ओनली सेकंड पे टिक गया, और इसका रिजल्ट बना सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये सेकंड बटे में है। तीसरी चीज़ भी आप बता दो, ये लास्ट चीज़ है, n इज इक्वल टू 2 हो तो ये कौन सी कोटि की रिएक्शन हो जाएगी, द्वितीय कोटि, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, द्वितीय कोटि रिएक्शन। सही है बच्चों, क्या करोगे, वही काम अपना, तो k इज इक्वल टू मोल प्रति लीटर, सही है, और 1 माइनस n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और बटे क्या है, सेकंड है। बहुत आसान है, देखो ये जो यूनिट्स है वो निकालना बड़ा आसान है। तो यहाँ से 1 माइनस 2 से मतलब हो गया -1, इन्वर्स आएगा इसमें, तो मोल पर लीटर, और ये चीज़ इन्वर्स में आई है, उल्टा रखना है काम, और नीचे तो सेकंड चलेगा ही चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, मोल ऊपर रहेगा, लीटर नीचे जाएगा, लेकिन ये आपका इन्वर्स के साथ जाएगा तो वो चीज़ वैसे हो जाएगी। इस वजह से देखो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल इन्वर्स आएगा, क्लियर, लीटर का लीटर आएगा और सेकंड का सेकंड इन्वर्स आएगा भाई, ये चीज़ है। तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, लीटर मोल इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, क्लियर, मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स, ये दूसरी कोटि द्वितीय कोटि रिएक्शन के लिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है।